हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 लाइफ साइंस पेपर सेकंड महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र का पेपर सेकंड की बात करेंगे अपन। और लाइफ साइंस ब्रांच से जो भी स्टूडेंट खासतौर से लाइफ साइंस से अपन कहें स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपन कहें बोटनी सब्जेक्ट या जूलॉजी सब्जेक्ट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि देखो, जितने भी पेपर होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, क्वेश्चंस उसी टॉपिक के अगर आते हैं, ठीक है, तो टॉपिक्स में से वो क्वेश्चंस हमेशा बार बार आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। आज हो सकता है राजस्थान में पूछा गया वही क्वेश्चन उसी टॉपिक का, हो सकता है कल को मध्य प्रदेश से पूछा जाए, कल को छत्तीसगढ़ में पूछा जाए, कल को महाराष्ट्र में पूछा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन वही होती है, अगर थ्योरी वही है तो क्वेश्चन भी वही होने हैं। बस ये इस बार अपने राजस्थान में आया तो अगली बार वो क्वेश्चन हो सकता है किसी और स्टेट में, मतलब क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज वो ही रहती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको, जो भी स्टूडेंट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भावी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अभी आने वाली है राजस्थान में, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व कीजिए। और जो भी स्टूडेंट देखो चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम जैसे आते हैं, तो उनको मैं बता दूं, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट में सभी यूनिट जो है वो 1 बाय 1 बना रखी है, और जो लास्ट के सॉल्व पेपर है वो भी उसकी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। चैनल के ऊपर जैसे जाओगे वहां पर प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाकर आपको लिस्ट मिल जाएगी सभी, उसमें सॉल्व पेपर का अलग से प्ले लिस्ट में एक बना हुआ है फोल्डर, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो। और डेली की वीडियो अपडेट देखने के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो कंसेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के ऊपर, और वहां से आप डेली की अपडेट उसमें मिल जाएगी आपको, डेली की वीडियो, डेली की चीजें जो भी है। और बुक को ऑर्डर करने के लिए आप अपने व्हाट्सअप नंबर जो भी मैंने दे रखे हैं 9636049999 पर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। इसी के साथ आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहले अपन थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर देखें 1, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट इज यूज्ड while separating protein of polyacrylamide gel electrophoresis because कि polyacrylamide के अंदर, जेल के अंदर सोडियम डोडेसाइल सल्फेट को यूज में क्यों लेते हैं। ये यूज्ड वाइल कर लेना इसको ना, वाइल। तो यहाँ पर देखो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो है एसडीएस है, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज में क्यों लिया जाता है, क्या कारण होता है। तो देखो, पहली बात तो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। होता क्या है, ये एक सर्फेक्टेंट है, डिटर्जेंट भी कह सकते हो आप, एक सर्फेक्टेंट है, डिटर्जेंट है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के नेचर पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक है ना, ये 12 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का है, 12 कार्बन का मॉलिक्यूल है। CH3 हाइड्रोकार्बन चेन कुछ इस प्रकार से, O S O O O नेगेटिव, और यहां होता है सोडियम। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ठीक है, इस O पे जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी प्रेजेंस के कारण से इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज आता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। कैसा चार्ज होता है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है। कई एग्जाम में तो सिर्फ यही पूछा गया एसडीएस के ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो जो एसडीएस है उसके ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। और दूसरे प्रकार का इसमें नेचर कैसा होता है, जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक, ये तो कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक, CH2 से बनी होती है। ये जो रीजन है, ये इसका हेड ग्रुप है, ये हाइड्रोफिलिक है। इसका मतलब ये दोनों ग्रुप पाए जाते हैं इसमें, हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक, इसलिए डिटर्जेंट के रूप में वर्क करता है। इसमें नेगेटिव आयन होता है। कोई भी प्रोटीन आप सेपरेट करना चाहते हो तो उन प्रोटीन को पहले एसडीएस से ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो एसडीएस जो प्रोटीन होगी, आपके सभी प्रोटीन है उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एसडीएस है वो नेगेटिव है, तो इन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब आप इनको सेपरेट करोगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में नेगेटिव पोल से प्रोटीन किधर मूव करेगी, अपने साइज के अकॉर्डिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करेगी। उस आधार पर प्रोटीन को सेपरेट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर देखो आप, इट हेल्प इन सोल्यूबलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन मेकिंग इट इजियर टू सेपरेट, नहीं। ठीक है, और इसमें देखो बी में देखो, इट बाइंड टू प्रोटीन एंड कन्फर्म ए यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, यही मैंने बताया आपको।
नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, सभी प्रोटीन इक्वली नेगेटिव चार्ज हो जाएंगी, देयर बाय मेकिंग देम मूव टू ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोर्सिस, और इलेक्ट्रोफोर्सिस के अंदर वो मूवमेंट कर सकता है अपनी नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर, जस्ट ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करता है, जिसके आधार पर प्रोटीन को सेपरेट किया जा सकता है। ये इसकी मेन चीजें थी, वो मैंने सभी आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 2 नंबर। ये साइटोकैल्सिन जो है, साइटोकैल्सिन डी जो है वो एक इनहिबिटर है। किसका इनहिबिटर है? वो खासतौर देखो इनहिबिटर जो होता है वो अपन बात की, इसमें देखो रखा है इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन की जो माइक्रोफिलामेंट्स है, ठीक है, उनके फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल नॉट हिंडर्ड, मतलब कौन सी इनमें से डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट से जो जो फंक्शन होते हैं वो सभी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल से फंक्शन होने वाले वो इसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में माइक्रोफिलामेंट्स यूज में आते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर मायोसिन प्रोटीन, जो मोटर प्रोटीन से वो बाइंड होती है और मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन करवाती है, तो ये तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इसमें पूछा नॉट। सेकेंड अपन देखें बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखो साइटोसोलिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसिकल्स। देखो इंट्रासेलुलर जो सेल ऑर्गेनल्स है, इंट्रासेलुलर सेल ऑर्गेनल्स है, इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म है, उन सभी का मूवमेंट्स मोस्टली माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये जो वेसिकल है इसका जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा। जो एंटीबायोटिक इसमें दी गई है वो किसको? माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करती है, तो इसको तो इनहिबिट करेगी नहीं, तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स किसके द्वारा किए जाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा किए जाते हैं, ना कि माइक्रोफिलामेंट्स के। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फॉल्स? जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में फॉल्स क्या है, ठीक है। तो इसमें देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज एलील फ्रीक्वेंसी टू चेंज एट रैंडम। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू रिचनेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज हार्मफुल एलील टू बिकम फिक्स्ड, ठीक है। ऑप्शन देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट एलील फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्गर इन स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो अफेक्ट करती है किसमें? जेनेटिक पॉपुलेशन के अंदर। और अब यहां पर देखो आप बी ऑप्शन कि सभी स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कैसा है? फॉल्स है। अपने को क्या देखना है? फॉल्स कौन सा है? जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर लागू होती है। कोई भी एक पॉपुलेशन है, यहां से छोटी सी पॉपुलेशन यहां से सेपरेट होकर कुछ मेंबर जो यहां चले गए, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इसमें रैंडम मेटिंग करना ही पड़ेगा, इनको आपस में मेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म लिमिटेड है, अपनी वंश को आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसमें फॉल्स पूछा गया है। अब देखो इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज एलील फ्रीक्वेंसी टू चेंज रैंडम चेंज होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो छोटी पॉपुलेशन है उसके ऊपर जेनेटिक ड्रिफ्ट लगती है और उसमें ऑर्गेनिज्म आपस में मैटिंग करते हैं, जिसके कारण से जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंजेस होती रहती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट लीड टू रिचनेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन। ये कोई रिचनेस से रिलेटेड नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। ये रिचनेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। छोटी पॉपुलेशन अलग सेपरेट हुई है, उसमें हल्के फुल्के जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, तो वो तो इसका राइट आंसर। लेकिन ये इसमें गलत है इसका, और इन्होंने पूछा है फॉल्स, तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज हार्मफुल एलील टू बी फिक्स्ड। मैंने बता दिया आपको, अगर छोटी सी पॉपुलेशन है उसमें कोई जीन हार्मफुल चला भी गया तो वो भी मीटिंग करेंगे तो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, वो तो वो हमेशा अगली पीढ़ी में क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो ये भी सही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज हार्मफुल टू एलील फिक्स, ये भी सही है। इसका मतलब फॉल्स हमेशा बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बी क्वेश्चन अपन देखते हैं इसका बी। अकॉर्डिंग टू ओपेरॉन, ओपेरिन जो है इवोल्यूशन की एक थ्योरी है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ओपेरिन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज
नॉट प्रेजेंट इन प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रीमिटिव अर्थ मतलब इनिशियल टाइम पर अर्थ का जब डेवलपमेंट हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, उस टाइम पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। उस टाइम में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइम पे इन्वायरमेंट कैसा था, इसकी जगह भी पूछा जा सकता है उस टाइम पर इन्वायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग का मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट थी। तो यहाँ पर देखो मेथेन भी प्रेजेंट थी, वाटर भी प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। और इन्वायरमेंट कैसा था, रिड्यूस्ड। इन्वायरमेंट कैसा था, रिड्यूस्ड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 5 नंबर। लाइफ इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड एज कोजरवेट। कोजरवेट को अपन मानते हैं सबसे पहली जो सेल्स बनी थी उसका प्रीमिटिव प्रोटो सेल अपन कह सकते हैं, प्रोटो सेल। प्रोटो सेल का पूर्वज मान सकते हैं, प्रोटो सेल मान सकते हैं कि इनिशियल टाइम पे जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मिलकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे, प्रोटीन जैसी कोई स्ट्रक्चर बनी होगी, प्रोटीन जैसी स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक जैसी स्ट्रक्चर्स बनी होगी, और वो सभी आपस में मिलकर ऐसे जुड़ और एक ऐसी इस प्रकार की कोई बॉडी बना ली होगी जिसमें बाहर से न्यूट्रिशन अपटेक करने की कैपेसिटी पाई जाती थी। उस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया था, कोजरवेट कहा गया था। कोजरवेट है वो मोस्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स की बनी थी जिसमें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड पाए जाने की संभावनाएं थी। उसे क्या नाम दिया इन्होंने, कोजरवेट नाम दिया था, ठीक है। तो इसमें पूछा है लाइफ इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड कोजरवेट दैट वर फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनी थी, तो पॉलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन। किसके एग्रीगेशन और पॉलीमराइजेशन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के एग्रीगेशन, और आसपास की जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके सबके एग्रीगेशन से कुछ स्ट्रक्चर, सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी थी, उसको क्या नाम दिया था, कोजरवेट नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन देखें, व्हेन ए टैक्सॉन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। कोई भी एक टैक्सॉन, एक स्पीसीज, एक जीनस, एक फैमिली, कोई भी ऑर्डर, स्पीसीज या फिर क्लास, कोई भी एक ऐसा टैक्सॉन ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं, एंडेमिक ग्रुप, एंडेमिक टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडेमिक, ठीक है ना। इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है, लेकिन एक स्पीसीज ऐसी जगह है जहां पर वो पाया जाता है, उसे एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 7 नंबर। ये भी देखो मैंने भैया आपको भी मैंने पढ़ाया था, आपको जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया, अभी आपको न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ाया है मैंने यूनिट 1 के अंदर, तो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। आप अभी भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, एक छोटा सा वीडियो अलग भी मैंने डाला था 3 मिनट का, उसमें आप देख सकते हो। सेवर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम माइस डू नॉट हैव। इस डिजीज के अंदर क्या डेवलप नहीं होता है, तो इसमें इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होने का कारण से टी और बी सेल प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाती है, जिसके कारण से उस व्यक्ति की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसमें पहले तो आंसर तो आ जाएगा इसमें बी और टी सेल। अब कौन से एंजाइम के कारण से होता है, ये कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण से होता है, तो ADA इस एंजाइम के प्रेजेंस के एब्सेंस के कारण से ये होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 8 नंबर। द लाइकेन रोसिला इज सोर्स ऑफ, तो रोसिला जो है, रोसिला टिंक्टोरिया, ठीक है, टिंक्टोना किसके प्रोड्यूस करता है, तो वो डाई प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कौन सी जो डाई है वो अपन बात करें तो इसमें टिंक्टोरिया जो है वो डाई करता है ओरिसिन, ओरिसिन मान लो, या ओरिसिन ये मान लो, ओरिसिन मान लो, ठीक है ना, ORCIEN, ओरिसिन। इसको डाई को प्रोड्यूस करता है कौन सा, जो लाइकेन है, लाइकेन का रोसिला टिंक्टोरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसका राइट आंसर जो है वो मैंने बता दिया आपको, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें सीजनल एक्टिविटी, मतलब कोई पर्टिकुलर सीजन आए, उसी सीजन के अंदर प्लांट की किसी विशेष प्रकार की रिंग का फॉर्मेशन होता हो, तो उस रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर पूछा गया है सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम लीड टू, तो कैम्बियम से क्या बनने की संभावनाएं है, तो वहां पर क्या बनेगा, रिंग पोरस वुड। रिंग पोरस वुड का मतलब है कोई भी ऐसी रिंग या कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट के अर्ली डेवलपमेंट के दौरान
सीजनली देखने को मिलता है, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये जो रिंग होती है या फिर जो स्ट्रक्चर बनती है, वुड बनता है, ये अर्ली वुड के नाम से भी जानते हैं। अर्ली वुड का मतलब इनिशियल बनने वाला वुड, उनमें पोरस या छिद्र होता है, कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं पाया जाता है। लेकिन लेट वुड जो होता है वो हार्ड होता है, डिपोजिशन ज़्यादा होता है उसमें, और कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। और यहाँ कैसा होता है, ल्यूज होता है, पोरस होता है, छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सीजनल बनने वाला जो है फ्लोएम क्या बनाता है, रिंग पोरस वुड बनता है पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 10 नंबर क्वेश्चन अपन देखें, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये क्वेश्चन भाई मैंने पढ़ा रखा है, टॉपिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल मोस्टली इन्वॉल्व होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जीन म्यूटेशन होने के कारण से कौन सा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ट्रांसफर होता है। इस जीन को प्रोटेक्ट करने वाला जो जीन होता है वो किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका मतलब दो इन्वॉल्व हो गए, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर जो होगा वो न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस में इसको प्रोटेक्ट करने वाला होता है और इसको कोज करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आप थोड़ा सा इसको नोट लगा लो, लिख लो छोटा सा। द एंजाइम एसिटाइल को एंजाइम कार्बोक्सिलेज बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन है उनमें से कौन से क्लास के अंदर का एग्जाम्पल है एसिटाइल को एंजाइम कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज के नाम से भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला। अगर ये कंसेप्ट लगाओगे तब तो आपका कौन सा आ जाएगा, ट्रांसफरेजेज, ठीक है ना। तो आपके अकॉर्डिंग ट्रांसफरेजेज करोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, इसी का दूसरा नाम आपको बताऊं एसिटाइल को एंजाइम सिंथेटेज। इसी का दूसरा नाम क्या है, सिंथेटेज। और वो किस में रखा जाता है, लाइगेज में। किस में रखा जाता है, लाइगेज में। इसका मतलब इसी एंजाइम का दूसरा नाम आ जाएगा एसिटाइल को एंजाइम सिंथेटेज। तो ये भी क्या है, एसिटाइल को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की इसका एग्जांपल है, ये एक लाइगेज का एग्जांपल है। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा लाइगेज, ना कि ट्रांसफरेजेस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रांसफरेजेस जा रहा है, लेकिन रियल जो इसकी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, लाइगेज इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, अकॉर्डिंग टू वेविलोव, मैंगो, नोबल कैन्स, राइस एंड ब्रिंजल। वेविलोव के अनुसार इन सभी क्रॉप्स का ओरिजिन सेंटर कहाँ है, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। तो वेविलोव के अनुसार इनका जो है हिंदुस्तान, इसको सेंटर माना गया है कि हिंदुस्तान के अंदर इनका ओरिजिन हुआ होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा हिंदुस्तान, सेंटर इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द प्रीसियस लोकेशन ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप लोकेटेड इन ए स्पेसिमेन। किसी स्पेसिमेन के अंदर कोई रेडियो आइसोटोप का एलिमेंट है, आप उसको डिटेक्ट करना चाह रहे हो, तो किसके आधार पे करोगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन तो कोई मतलब ही नहीं है सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से कोई मतलब नहीं है। ऑटो रेडियोग्राफी जो है, किसी भी डीएनए जेल है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसमें जो जेल होती है, जेल के अंदर रेडियो आइसोटोप अपन यूज में लेते हैं, उसको ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा अपन उसको डेवलप करते हैं उस इमेज को। इसलिए ऑटो रेडियोग्राफी इज द बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू डिटरमाइन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसका राइट आंसर जो होगा वो इसका रेडियो एक्टिव या ऑटो रेडियोग्राफी होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन देखो चलते रहते हैं, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निक्स में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और टेक्निक्स की उम्मीद करता हूँ कि टेक्निक्स में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। टेक्निक्स मैंने भी पढ़ा रखी है और टेक्निक्स में मुझे इंटरेस्ट भी है। टेक्निक्स से रिलेटेड मैं चीज़ें आपको अच्छे से समझा भी सकता हूँ और कोशिश भी करता हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गलत ना हो टेक्निक में से। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो और इम्पोर्टेंट भी हो, ठीक है ना। इन बैक्टीरिया, पहली बात ये टर्म पढ़ो, बैक्टीरिया किसमें पूछ रहा है, केवल बैक्टीरिया पूछ रहा है। ग्लूकोज फॉस्फोट्रांसफरेजेज सिस्टम फाउंड। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में एक सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सिस्टम है वो, ग्लूकोज फॉस्फोट्रांसफरेजेज सिस्टम, ठीक है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज जैसे एंटर हुआ, ये ग्लूकोज आया,
ग्लूकोज जैसे अंदर हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि वो बाहर ना निकल सके। ग्लूकोज जैसे एंटर होता है, एंटर होते ही ग्लूकोज किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो बाहर से वापस से बाहर ना आ जाए। इसका मतलब यहाँ पर जो एंजाइम है ये काम कर रहा है, ग्लूकोज ट्रांसफरेजेज। तो ये फॉस्फेट कहाँ से लिया इसने? इसका मतलब यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है वो पहले से पीईपी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पीईपी प्रेजेंट होता है। इसका जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम होता है। इस सिस्टम को पीटीएस नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम, पीटीएस सिस्टम। और ये क्या करता है, जो ग्लूकोज एंटर करता है इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। किसके द्वारा? फॉस्फेट कहाँ से अपटेक करता है ये? तो ये फॉस्फेनोल पायरुवेट से अपटेक करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसमें क्वेश्चन देखते तो आपको याद आएगा एटीपी, क्योंकि अपन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा पढ़ते हैं ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ द हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। वहां पर एटीपी देता है, एटीपी मतलब फॉस्फेट, लेकिन यहाँ पर कौन देता है? फॉस्फेनोल पायरुवेट देता है। ये इसका एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को भाई आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 15 नंबर का। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कैटाबोलिज्म इन नॉर्मल ह्यूमन में इनके डिग्रेडेशन के दौरान लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड बनता है। ये मैंने इनका मेटाबॉलिज्म पढ़ा रखा है न्यूक्लिक एसिड का, वो देख सकते हो आप, उसमें बताया मैंने यूरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 16 नंबर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड इन प्रोटीन हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड का मैंने आपको जब एमिनो एसिड में बताया, अभी आपको प्रोटीन्स पढ़ाई थी मैंने आपको, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ाई है, तब मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ना कि सिंगल बॉन्ड। ये मैंने पढ़ाया, तब भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, वो रोटेशन नहीं होता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड किसके बीच में बनता है? तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। व्हेन ए बैक्टीरिया ग्रोइंग 20 डिग्री सेल्सियस, एक बैक्टीरिया है जो लो टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करता है, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सर्वाइव करता है, ट्रांसफर इनटू 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर पर आप उसको डाल दोगे, तो हाई टेम्परेचर पर डालोगे तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? पिघल जाएगी। अगर उसको रोकना है कि मैं उस इन्वायरमेंट में जाके एडजस्ट करूं, पिघलूं नहीं, मेल्ट ना हो, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है फॉस्फोलिपिड का, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि मैं हाई टेम्परेचर पे भी सॉलिड फॉर्म में रह सकूं तो बच जाएगा वो। और सॉलिड फॉर्म में रहने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए? सैचुरेटेड होनी चाहिए। मतलब फैटी एसिड कैसे होनी चाहिए? सैचुरेटेड होनी चाहिए। और फैटी एसिड की लेंथ जो है वो भी लंबी होनी चाहिए। ये मैंने फैटी एसिड जब आपको पढ़ाया है, लिपिड पढ़ाया था, वो तब मैंने सब चीजें बता चुका हूँ इनका, ठीक है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को हाई टेम्परेचर पर अगर सर्वाइव करना है तो उसका विशेष कैरेक्टर है लॉन्ग फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहां पर देख लो इसका, दे हैव मोस्ट लाइकली टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन लिपिड। वो सबसे ज्यादा क्या सिंथेसिस करेंगे? तो लॉन्ग फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका राइट आंसर जो बी देखो, ये देखो, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा। लॉन्ग भी होनी चाहिए और सैचुरेटेड भी होना चाहिए। 18 नंबर का क्वेश्चन अपन देखें। द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी, टेक्निक आ गई। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी वी वुड यूज टू एग्जामाइन बैक्टीरिया स्टेन बाय ग्राम स्टेनिंग मेथड। बैक्टीरिया को अपन ग्राम स्टेनिंग मेथड से स्टेनिंग करके देखते हैं। तो कौन से माइक्रोस्कोप में देखते हो? तो नॉर्मल जो अपन कहें जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, उसमें भी आप आराम से इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। इन तीनों की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, डायरेक्ट आप इससे देख सकते हो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से। तो इसका राइट आंसर जो है वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। मेजेंट्रीज आर फाउंड इन, मेजेंट्रीज जो है वो देखो, पहली बात तो होती क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर है। यहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कुछ इस प्रकार की फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मेजेंट्रीज बोलते हैं। मेजेंट्रीज खासतौर से देखो किसमें पाया जाता है? मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में पाया जाता है, लाइक अपने अंदर भी पाया जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर।
और इसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर दिया गया है फाइब्रोब्लास्टिक एनिमल्स। इसका थोड़ा कन्फ्यूजन अभी लग रहा है मुझे, शायद हो सकता है कोई मिस्टेक हो, तो मैं आपको इसका आंसर कमेंट में करके बता दूंगा, ठीक है। इसको आप पेंडिंग छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में अपन देखते हैं, ठीक है। 20 नंबर देखें, इन ए डीएनए सीक्वेंसिंग, कोई एक डीएनए सीक्वेंसिंग है। डीएनए सीक्वेंसिंग मैंने पूरी पढ़ा रखी है भाई, आप देख सकते हो सभी टाइप की डीएनए सीक्वेंसिंग मैंने पढ़ा रखी है। डीएनए सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं? डीएनए सीक्वेंसिंग ऐसा मेथड जिसमें डीएनए या जेनेटिक मैटेरियल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एग्जामाइन करना, उसको डिटरमाइन करना इज नोन एज डीएनए सीक्वेंसिंग। तो एक डीएनए सीक्वेंसिंग है, इफ न्यूक्लियोटाइड ए इज रिप्लेस्ड, ए न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस्ड बाय जी, तो प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है, ए भी प्यूरिन गुआनिन भी प्यूरिन। जब प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसिशन बोलते हैं। तो ये कंडीशन किसकी है? ट्रांसिशन। और मैं ये कहूं कि थाइमिन, ए कन्वर्ट इनटू थाइमिन, ठीक है, थाइमिन कन्वर्ट इनटू गुआनिन, तो यहां पर प्यूरिन कन्वर्ट इनटू पायरिमिडिन, पायरिमिडिन कन्वर्ट इनटू प्यूरिन। तो जब प्यूरिन पायरिमिडिन में कन्वर्ट हो, पायरिमिडिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांस रिवर्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ट्रांसवर्जन बोल सकते हैं उसको। तो आपने इन्होंने क्या पूछा है? प्यूरिन प्यूरिन, ए कन्वर्ट इनटू गुआनिन इज नोन एज ट्रांसमिशन। अगर इसी की जगह पूछा जाता है ए कन्वर्ट इनटू सी, ए कन्वर्ट इनटू टी, ए कन्वर्ट इनटू यू, तो उसका आंसर क्या आ जाता? फिर ट्रांसवर्जन आ जाता। प्यूरिन कन्वर्ट इनटू पायरिमिडिन नॉन एज ट्रांसवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 21 नंबर का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर सोडियम पोटेशियम एटीपेज? सोडियम पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है जो खास तौर से अपने जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, उसमें एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए यूज में आता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि जो चैनल है इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से प्रोटीन्स पाई जाती हैं, तो यहाँ पर एटीपेज लगा होता है अंदर साइड में, मतलब इंट्रासेलुलर, यहाँ पर एटीपी टूटता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर 3 सोडियम एंटर करते हैं और 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं। ये कंडीशन सोडियम पोटेशियम पंप आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस देखो, इसमें से कौन सा सही है? सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम बाइंड टू एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। पहली बात, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में बाइंड नहीं होता है, इंट्रासेलुलर में बाइंड होता है ये, ठीक है ना। इसमें भी, हाँ, इसमें देखा सोडियम पोटेशियम बाइंड टू ऑन इंट्रासेलुलर साइड while ATP and aquaban bind on the extracellular side, ठीक है ना। तो यहां पर इसका देखिए अपन, सी ऑप्शन देखो, सोडियम पोटेशियम बाइंड एटीपी, पोटेशियम एटीपी बाइंड इंट्रासेलुलर, क्योंकि सोडियम कहाँ पे होता है? बाहर की तरफ होता है, पोटेशियम अंदर की तरफ होता है, तो एटीपी भी अंदर की तरफ बताया मैंने आपको, पोटेशियम अंदर की तरफ बताया। तो यहाँ पर देखो, potassium ATP bind to on intracellular while sodium and aquaban bind to extracellular side. D देखो, sodium and ATP bind to intracellular side and potassium bind to aquaban bind to the extracellular side. अब देखो इसे पूछा क्या है? करेक्ट फॉर, ठीक है ना, करेक्ट पूछा है। तो इसमें देखो सोडियम एंड एटीपी, पहली बात तो देखो सोडियम बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ उसको आना है, ठीक है। तो इसमें एटीपी तो हमेशा क्या होता है? अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है। देखो इसमें ऑप्शन तो डी दिया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो सकता है इसका। पोटेशियम एंड एटीपी बाइंड ऑन द इंट्रासेलुलर साइड, के अंदर की साइड में बाइंड होते हैं, लेकिन हो सकता है इसका थोड़ा समझने में अपने फर्क आ रहा हो। तो सोडियम एंड एटीपी बाइंड टू इंट्रासेलुलर साइड, तो फिर भी मुझे सी लग रहा है, तो एक बार इसका मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है ना। इसका भी आंसर, इसमें बी और सी और डी में अंतर है, मेरे अकॉर्डिंग सी लग रहा है, लेकिन इसमें आंसर जो है जो कमीशन बोर्ड है महाराष्ट्र की, उन्होंने क्या माना? इसको डी माना हुआ है, तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द सीक्वेंसिंग ऑफ हेल्प इन्वेस्टिगेटर, कोई इन्वेस्टिगेटर है, कोई रिसर्च करने वाला स्कॉलर है, वो रिसर्च कर रहा है, कंक्लूड दैट लिविंग थिंग कैन बी क्लासिफाइड, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको किस बेस पे क्लासिफाइड कर सकता है? 3 डोमेन,
3 डोमेन मतलब किसके लिए है? बैक्टीरिया के लिए, ठीक है ना। 3 डोमेन को किस बेसिस पे कर सकते हो? जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज्म है, कोई भी कह सकते हैं अपन, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है। इनको शुरू में इनिशियल बेस पे किस आधार पे आप सेपरेट कर सकते हो 3 डोमेन के अंदर, या फिर अपन कहें प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, प्लांट्स है, मैमल्स है, इन सभी को किस बेस पे सेपरेट कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको पहले बताया कि जो स्मॉल आरएनए होता है, या फिर अपन कहें राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट होती है जिसमें आरएनए जो पाया जाता है, बैक्टीरिया की बात आए तो 16S और यूकैरियोट्स की बात आए तो 18S। ये कैसे काम आते हैं, कहाँ पे काम आते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी को चेक करने के लिए, इवोल्यूशन स्टडी करने के लिए, कौन से ग्रुप में रखे क्लासिफिकेशंस के लिए, तो इसमें यूज में आता है हमेशा आरएनए यूज में आता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछने को मिलेगा आपको। द मार्क करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखना आपने को। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। अगर हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन कोई जा रहा है मॉलिक्यूल, तो पहली बात तो वो पैसिव है, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग है। कैरियर प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन बोथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन फैसिलिटी, डिफ्यूजन जो है वो हमेशा पैसिव का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये भी गलत है। एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट ए कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली, ये सही इसका है। क्यों है? क्योंकि इसमें पूछा है एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी पहली बात तो यूज में आएगी। मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट ए कंसेंट्रेशन मतलब लो कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन जा रहा है। नीचे पानी है, ऊपर की तरफ अपन भेज रहे हैं, पहले से ऊपर पानी है, फिर भी नीचे से ऊपर प्रेशर लगा के भेज रहे हैं। किसी भी चीज में फोर्स लगाकर आप कर रहे हो मतलब एक्टिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम भी हो रही है, मॉलिक्यूल अपने अगेंस्ट कंसेंट्रेशन में जा रहा है, मतलब लो कंसेंट्रेशन टू हाई में जा रहा है। इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 24 नंबर। हाइब्रिड जोन इज रीजन वेयर, देखो हाइब्रिड जोन का मतलब कोई भी दो कम्युनिटी है वो आप एक दूसरे से मिक्स कर रही हो और एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग कर सकती हो। जैसे मान लो ये रीजन है और ये रीजन है, ये कम्युनिटी ए, ये कम्युनिटी बी, इसके मेंबर यहाँ आ सकते हैं, इसके मेंबर यहाँ आ सकते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो इनके कुछ मेंबर आपस में इंटरब्रीडिंग भी कर सकते हैं, ये आपस में यहाँ पर इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, ए और बी बना मतलब मेटिंग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखो, हाइब्रिड कैन बी डेवलप genetically distinct population meet and interbreed to same extent। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन है, ए और बी पॉपुलेशन मीट एक दूसरे से मिल सकते हैं एंड इनब्रीड टू सम एक्सटेंट मतलब कुछ मेंबर जो आपस में इनब्रीडिंग करने में सक्षम होते हैं। इसका बेस्ट आंसर 25 क्वेश्चन नंबर का देखें अपन। द सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट इंक्रीज विद, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसके साथ में इंक्रीज होता है? तो यहां पर देखिए, इंक्रीज इन सॉल्वेंट डेंसिटी, इंक्रीज इन फ्रैक्शन, और यहां पर देखिए इसका डिक्रीज इन मास ऑफ पार्टिकल्स, डिक्रीज इन पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये जैसे डिक्रीज होगा तो वहां पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो बढ़ता है। इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। इस प्रकार से आज के जो 25 क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने डाउट में डाले हैं, वो दोनों आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको डेली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हो वीडियो को, और डेली मैं कह रहा हूँ उन बच्चों तक भी आप शेयर कीजिए जिन बच्चों को सचमुच में रिक्वायर है। कई बच्चे ऐसे कमेंट्स आते हैं सर हमने तो पहली बार देखा, आपने पेपर सॉल्व करवा रहे हो, ये करवा रहे हो। तो ऐसा है, सिलेक्शन तो देखो पढ़ने वालों का ही होगा। तो इसमें ऐसी भावना मत रखो कि मुझे किसी चीज़ का पता है तो मैं दूसरे मेरे साथ वाले को ना बताऊं। जब मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं किसी को, फिर भी मैं अपने पास मेरे पास जो कंटेंट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सेम इसी प्रकार से अगर आपको कोई कंटेंट मिलता है तो अपने साथ वालों के साथ शेयर करो। अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने जो भी आपके फील्ड वाले हैं उनको शेयर कीजिए कि आप भी इस वीडियो को देखो, शायद हेल्प होगी अपने को एग्जाम देने के टाइम पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और हेल्पिंग नेचर के साथ आप एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं आपको तो भी, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास जो अपनी वहीं कंप्लीट होती है।